नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रवैया तानाशाही और वो सिर्फ मित्रों की बात पर ध्यान देते हैं और देश के वीर सैनिकों को नजरअंदाज करते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा है कि एक तरफ देश के परमवीर हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का घमंड और तानाशाही। क्या नए भारत में सिर्फ मित्रों की सुनवाई होगी, देश के वीरों की नहीं? इसके साथ ही उन्होंने परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह के बयान वाली एक खबर को पोस्ट किया है जिसमें कहा गया है कि मोदी की अग्निपथ योजना जो है सेना को बर्बाद कर देगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी अग्निपथ को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली की तख्त में बिना सोचे समझे फरमान दे देते हैं जिसका अंजाम जो है देश के युवाओं को भुगतना पड़ता है। रमेश ने ट्वीट कर एक खबर भी पोस्ट की है जिसमें उन्होंने कहा कि 2 साल में सेना में शामिल होने के लिए 50,000 युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया है और उन्होंने कहा कि परीक्षा जो युवाओं ने पास की थी अब उसका कोई अर्थ नहीं बचा और सारी परीक्षा अग्निपथ के कारण रद्द कर दी गई है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रवैया जो है तानाशाही वाला है और वो सिर्फ मित्रों की बात पर ध्यान देते हैं और देश के वीर सैनिकों को नजरअंदाज करते हैं। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से राहुल गांधी द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक तरफ जो है देश के परमवीर हैं और एक तरफ पीएम मोदी का घमंड और तानाशाही है और इसी के साथ उन्होंने लिखा है कि इस नए भारत में क्या केवल जो मित्रों हैं उनकी सुनवाई होगी, देश के जवानों की यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर लगातार कहीं ना कहीं देश के अंदर विरोध देखने को मिल रहा था और लगातार कहीं ना कहीं विरोध के साथ साथ केंद्र सरकार को भी घेरा जा रहा था। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस अग्निपथ योजना को लेकर लगातार केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा था और लगातार ये भी कहा जा रहा था कि सरकार जो है वो वीर जवानों के बारे में, युवाओं के बारे में नहीं सोच रही है, सिर्फ अपने कुछ पूंजीपति जो मित्र है उनके बारे में सोचा जा रहा है। मगर लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर जिस तरीके से आवाज उठाई गई, पिछले कुछ दिनों के अंदर प्रदर्शन भी देखने गए, रेल को भी अभियान चलाया गया, बसों परिवहन को भी रोका गया, लगातार कहीं ना कहीं ट्रेनों को आग भी लगाई गई। इससे कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार थी वो कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई नजर नहीं है। ये केंद्र सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि जो अग्निपथ योजना है उसको वापस नहीं लिया जाएगा, मगर कहीं ना कहीं जो युवा है या फिर कहे जो सेना के अंदर भर्ती चाहते थे या फिर कहे जो देशभक्ति के लिए अपने आप को हर बार तैयार करते हैं और कहीं ना कहीं सेना के अंदर जाते हैं और कहीं ना कहीं कई सालों तक देश की सेवा करते हैं, तो उनके ऊपर जो कहीं ना कहीं घास से जरूर गिरती हुई नजर आई। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार जो अग्निपथ योजना को वापस लेना नहीं चाहती है और विपक्ष जो है वो लगातार केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर है। राहुल गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, तो लगातार कहीं ना कहीं और बड़े नेताओं की बात करें तो उन्होंने भी बार बार कहा था कि केंद्र सरकार को इस योजना के बारे में सोचना चाहिए था, केंद्र सरकार को इस अग्निपथ योजना के बारे में कुछ बड़े बदलाव करने चाहिए थे, मगर केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी बदलाव होता हुआ नजर नहीं आया। मगर वहीं बात करें अब राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से ट्वीट के माध्यम से केंद्र सरकार को तानाशाही सरकार बताया और यहां तक कि ये कहा है कि सिर्फ अपने कुछ मित्रों की ही सुनवाई करते हैं, ना कि देश के युवा हैं या फिर कहे जो वीर जवान है उनकी कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं करते हैं। तो मगर यहाँ पर बात करें बवाना सिंह की, जिस तरीके से परमवीर चक्र जो बवाना सिंह है उनकी भी कहीं ना कहीं एक खबर पोस्ट की गई है राहुल गांधी के द्वारा जिसमें कहा गया है कि जो अग्निपथ योजना है ये कहीं ना कहीं देश की सेना को बर्बाद करेगी। मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर होते नजर आ रहे हैं, जयराम रमेश की बात करें, उन्होंने ट्वीट के भी माध्यम से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। तो वो लगातार कहीं ना कहीं अग्निपथ को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर होता नजर आ रहा है। मगर केंद्र सरकार की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी इस प्रदर्शन के अंदर शामिल होंगे युवा, उनको कहीं ना कहीं इस योजना के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। मगर जो केंद्र सरकार के द्वारा एक फैसला जरूर लिया गया था कि अगर युवा इस
इसके अंदर 4 साल के कार्यकाल के अंदर अगर शहीद हो जाते हैं तो उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उनके परिवार को जरूर दिया जाएगा। मगर यहाँ पर सैलरी को लेकर बात करें तो वो लगभग 50,000 के करीब उनकी सैलरी रहेगी, मगर 4 साल का जो कार्यकाल है उसको नहीं बढ़ाया गया। मगर केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि ये कहीं ना कहीं युवाओं के लिए काफी अच्छी उपलब्धि होगी, और जो उनको पैसा मिलेगा जब सेना के बाहर निकलने के बाद में तो लगभग 12 लाख रुपए करीब होगा वो, और उससे कहीं ना कहीं अपना बिजनेस या व्यापार या फिर कहे किसी और सेक्टर में जॉब तलाशी जा सकती है। मगर यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं बड़े बदलाव होते हुए नजर नहीं आए अग्निपथ योजना के अंदर। जी राजीव, जिस तरीके से अगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार जो है अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं का समर्थन कर रही है, उनके साथ खड़ी हुई है। क्या वास्तव में ऐसा है कि अग्निपथ स्कीम को लेकर सच में जो विपक्ष है वो युवाओं के साथ खड़ा हुआ है, या केवल यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें युवाओं की, तो युवाओं के साथ पिछले कुछ दिनों से कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं साथ खड़ा हुआ तो नजर आ रहा है, और यहाँ तक कि युवाओं की जो आवाज थी वो भी उठाती हुई नजर आई। मगर यहाँ पर बात करें, कल भी दिल्ली के जंतर मंतर तक युवा जो थे वो पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन करने के लिए कोशिश की, और यहाँ तक कि केंद्र सरकार को भी घेरने की कोशिश की गई, मगर पुलिस परमिशन ना होने की वजह से उनको डिटेक्ट कर लिया गया और उनको कहीं ना कहीं कह सकते हैं मंदिर मार खाने में ले जाया गया। मगर कहीं ना कहीं युवा जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो ठेकेदारी प्रथा जो लेके आई जा रही है उसको बंद किया जाए। सेना के अंदर जिस तरीके से 4 साल का कार्यकाल दिया जा रहा है, अग्निपथ योजना को लेकर भी कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है, और पिछले काफी दिनों से कहीं ना कहीं इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़े बदलाव करने की बात की जा रही है। मगर केंद्र सरकार के द्वारा कोई बड़े बदलाव नहीं हुए, मगर विपक्ष जो है वो लगातार इन्हीं मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को गिरना चाहता है। मगर काफी हद तक ये भी कहा जा सकता है कि युवाओं को कहीं ना कहीं गुमराह भी किया जा रहा है, और विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को लेकर इस तरीके से कहीं ना कहीं युवाओं को गुमराह करता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष कहीं ना कहीं जिस तरीके से आवाज उठा रहा है उससे कहीं ना कहीं सरकार को एक बार सोचना चाहिए कि अग्निपथ योजना जो लेके आए हैं उसके अंदर 4 साल का समय सीमा रखी गई है, उसको या फिर बढ़ाया जाए या फिर कुछ ऐसे बदलाव किए जाए जिससे युवा जो है वो संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, युवाओं को लगे कि हाँ जो उनकी देशभक्ति है वो किसी काम आती नजर आ रही है। जी राजीव, जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है केंद्र सरकार पर हमलावर है और कहा जा रहा है कि सेना भर्ती को एक तरीके से यहाँ पर ठेकेदारी बनाना चाह रही है सरकार, और उस बीच राहुल गांधी ने भी ये कहा है कि इससे केवल सरकार के मित्रों को फायदा होगा, नौजवानों को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बार बार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हमलावर होता हुआ नजर आया, और बार बार कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार या फिर कहे मोदी जी की जो मित्र है वो कहीं ना कहीं इनका फायदा उठाएंगे, क्योंकि 4 साल के बाद में जिस तरीके से उनके जो समय सीमा खत्म हो जाएगी, उनके पास बेशक 12 लाख रुपए करीब होगा, मगर उससे कहीं ना कहीं उनको जॉब नहीं मिल पाएगी, ना ही कोई बिजनेस कर पाएंगे, क्योंकि वो पैसा इतना बड़ी मात्रा में नहीं है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से विपक्ष ये भी कहता हुआ नजर आया कि जो सेना के जो वीर जवान होंगे जब 4 साल बाद बाहर निकलेंगे तो उनको बड़े उद्योगपतियों के चौकीदारी की नौकरी मिलेगी, तो ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता हुआ नजर आया। कल भी इसी को लेकर जब हमने पूर्व मंत्री विजय गोयल से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी कहा कि जो लोग इसके आगजनी के इसके अंदर या फिर प्रदर्शन के अंदर भाग ले रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, रेलवे को जो नुकसान हो रहा है उसके लिए भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। मगर जो योजना की बात की जाए तो योजना को कहीं ना कहीं हर तरीके से भाजपा के बड़े नेता कहे या फिर कहे केंद्र सरकार की तरफ से कहे अच्छी योजना बताई जा रही है, मगर इससे अच्छी योजना से कहीं ना कहीं युवा जो है वो संतुष्ट होते हुए नजर नहीं आए। तो केंद्र सरकार को एक बार दोबारा से फैसला करना चाहिए, ये दोबारा से सोच रखनी चाहिए कि इस योजना से युवाओं को फायदा होगा या फिर किसी और को। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 25 जून को स्वामित्व योजना के तहत 10,81,062 ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से उनके आवास का मालिकाना हक दिलाने वाला दस्तावेज सौंपेंगे। योजना का लाभ पाने वाले ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र मिलने से काफ़ी राहत मिलेगी। उनके लिए बैंकों से लोन लेना आसान हो जाएगा। अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राप्त करने में भी घरौनी के दस्तावेज उनके काम आ सकेंगे। राज्य सरकार स्वामित्व योजना के तहत सभी 75 जनपदों में घरौनियां तैयार किए जाने का कार्य बड़ी तेजी से कर रही है। अभिलेखों को तैयार करने के लिए 1,10,313 ग्रामों को चिन्हित किया गया है। ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020 से शुरू की गई थी। स्वामित्व योजना का लाभ सीएम योगी उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता को भी दिला रहे हैं। स्वामित्व योजना के तहत 20 जून तक प्रदेश के कुल 68,641 ग्रामों में ड्रोनों से सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। 23,287 ग्रामों में कुल 34,28,305 घरौनियां जो है तैयार कर चुकी हैं।
तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 25 जून को स्वामित्व योजना के तहत 10,81,062 ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से उनके आवास का मालिकाना हक दिलाने का जो दस्तावेज है आज उन्हें सौंप देंगे। और योजना का लाभ पाने वाले ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र मिलने से काफ़ी राहत आपको बता दें मिलेगी। उनके लिए बैंकों से लोन लेना इसके माध्यम से आसान हो जाएगा और अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राप्त करने के लिए भी घरौनी के दस्तावेजों उनके काम आ सकते हैं। राज्य सरकार स्वामित्व योजना के तहत सभी 75 जनपदों में घरौनियां तैयार किए जाने का कार्य बड़ी तेजी से कर रही है। अभिलेखों को तैयार करने के लिए 1,10,313 ग्रामों को चिन्हित किया गया है और ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। स्वामित्व योजना का लाभ सीएम योगी उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता को भी दिला रहे हैं। स्वामित्व योजना के तहत 20 जून तक प्रदेश के कुल 68,641 ग्रामों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। 23,287 ग्रामों में कुल 34,28,305 घरौनियां जो हैं तैयार की गई हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेन चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेन, जिस तरीके से आज सीएम योगी जो हैं 10 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को उनका मालिकाना हक, आवास का मालिकाना हक आज उन्हें देने जा रहे हैं, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है निशा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज स्वामित्व योजना के तहत लगभग 10,81,062 ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से उनके आवास का मालिकाना हक है वो कहीं ना कहीं देने का काम करेंगे। और बात की जाए तो हक दिलाने वाला दस्तावेज होगा ये, और ग्रामीण आवासीय अभिलेख यानी घरौना प्रमाण पत्र सौंपने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं योजना का लाभ पाने वाले ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र मिलने बाद काफी राहत मिलने का काम होगा, क्योंकि जो पुरानी जो कहें कि जमीनें होते हैं उनका कोई मालिकाना हक नहीं होता है और कोई पेपर वर्क नहीं होता, तो उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वामित्व योजना के तहत देने का काम करेंगे। और उसके बाद ये प्रमाण पत्र मिलने के बाद लोगों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि इस योजना का लाभ पाने वाले ग्रामीण को घर पत्र मिलने से काफी राहत मिलने के साथ साथ बैंकों का लोन भी लेना आसान हो जाएगा, ताकि मान लीजिए उनका घर इस स्थिति में नहीं कि वो सुधार सके तो बिना पेपर के, तो जाहिर सी बात है कि पेपर मिलने के बाद बैंक भी उनसे लोन से ले सकते हैं और अपने घरों को बना सकते हैं। साथ ही साथ अन्य आवश्यक सेवा को प्राप्त करने में भी घरौनी के दस्तावेज उनके काम आ सकते हैं। और साथ ही साथ राज्य सरकार स्वामित्व योजना के तहत उत्तर प्रदेश की सभी 75 जिलों में घरौनी तैयार किए जाने का कार्य बड़ी तेजी से किया जा रहा है। अभिलेखों का तैयार करने के लिए लगभग 1,01,313 ग्रामों को चिन्हित किया गया है। और ये योजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। और कहीं ना कहीं स्वामित्व योजना का लाभ सीएम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को दे रहे हैं, और क्योंकि ये पहला राज्य है जो इस योजना के तहत लाभ उठाने का काम करे। और वही बात की जाए तो स्वामित्व योजना के तहत 20 जून तक प्रदेश में कुल 68,641 ग्रामों में ड्रोन का सर्वे पूरा कर लिया गया है और 23,287 ग्रामों में कुल 34,23,805 घरौनी पूरी तैयार हो चुकी है। तो वहीं फायदे की बात की जाए तो उससे लोगों को काफी राहत मिलने का काम होगा, बैंक से लोन ले सकते हैं और साथ ही साथ तमाम जो घर से जुड़े दस्तावेज है उसको लेने के बाद काफी काम हो सकते हैं। अभिलेखों का निर्माण होने से पर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जो संपत्ति संबंधी विवाद है वो काफी कम हो जाएंगे। और साथ ही साथ स्वामित्व का अभिलेख बन जाने पर न्यायालय में चल रहे विवादों का निस्तारण जल्द से जल्द हो जाएगा। साथ ही साथ आबादी क्षेत्र का प्रारंभिक डाटा मिलने पर सरकार की विकास की योजनाओं में आसानी से संचालित किया जा सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सरल एवं वित्तीय सुदृढ़ता के साथ ही विकास की प्रक्रिया और काफी तेजी से चल सकती है, उसकी गति मिल सकती है। और साथ ही साथ बात की जाए कि इतने लोगों को मिल चुका है अभी तक घरौना प्रमाण पत्र, तो वही राज्य सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत लगभग 23 दिसंबर 2021 तक 5 चरणों में कुल 15,940 ग्रामों में घरौनी प्रमाण पत्र और 23,47,243 घरौनी वितरण कर चुकी है। और साथ ही साथ सरकार से पहले चरण में 11 अक्टूबर 2020 को 346 ग्रामों को लिया था, जिसमें 41,731 लोगों को दे चुकी है। तो वहीं 25 दिसंबर 2020 को 229 ग्रामों में 1,40,000 इस तरह से घरौनी प्रमाण पत्र दे दी। तो सरकार लगातार लोगों को उनका हक दिलाने का, जो पुश्तैनी जमीन हुआ जिनके कोई कागजात नहीं हुआ करते थे, तो उसी आधार पर सरकार
ड्रोन से मैपिंग कराकर लोगों को उनका प्रमाण पत्र देने का काम करेंगे और इससे काफी सरलता भी होगी लोगों से, न्यायालयों को आसानी होगी। साथ ही साथ जो संपत्ति विवाद चल रहे हैं उनमें कमियां आएंगी और सरकार की जो योजना है उनमें विकास कार्यों को जोड़ते हुए काफी लंबे से सरकार काम कर सकती है, संचालित कर सकती है और लोग बैंक से लोन लेकर अपने घरों को बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास दस्तावेज आ जाएंगे तो काफी विवाद से लेकर और लोगों को घर मिलने तक पूरा काम करेगा। जितिन, जिस तरीके से बात की जाए, आज सीएम योगी जो है बहुत बड़ी सौगात हम कह सकते हैं एक तरीके से आज ग्रामीणों को देने जा रहे हैं। 10 लाख से ज़्यादा ग्रामीणों को ये सौगात आज मिलने जा रही है। तो इसे लेकर जिन ग्रामीणों को आज ये सौगात एक तरीके से आज सीएम योगी जो है आज सौंप देंगे, तो उनका क्या क्या रिएक्शन, उन ग्रामीणों का क्या रिएक्शन सामने आया, इसे लेकर क्या क्या प्रतिक्रियाएं उनके सामने आई हैं? देखिए निशा, 2020 से ये योजनाएं चल रही हैं और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत तो लोग काफी खुश हैं, क्योंकि जमीनों का विवाद काफी बढ़ता है। देश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में भी लगातार कई विवाद न्यायालय में पहुंचते हैं और इस तरह के पेपर मिलने के बाद यूं कहे कि घरौनी मिलने के बाद लोगों की जीवन वो कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा और लोगों के अंदर काफी खुशी नजर आती है जिनको घरौनी प्रमाण पत्र मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि इससे विवाद से लेकर लोगों के जो मनमुटाव है वो भी कम हो जाता है और काफी लोगों के अंदर काफी खुशी दिखाई देती है, क्योंकि 2020 से लगातार सरकार प्रधानमंत्री योजना के तहत जब से आई है तो उत्तर प्रदेश में लाभ मिल रहा है और उस लाभ के तहत सरकार पूरी तरह कोशिश कर रही है कि जिनके घरेलू प्रमाण पत्र नहीं है उनको देने का काम किया जाए। गाँव में लोग जो वंचित रह जाते हैं, जिनको नहीं मिल पाता है घर उनका या उनकी जमीन जो होती है वो उनको नहीं मिल पाती, तो इस प्रमाण पत्र के बाद थोड़ी सी उनका जीवन जरूर आसान हो जाएगा। जितेंद्र, आज कितने बजे तक जो है ये घरौनी प्रमाण पत्र है जो ग्रामीणों को सौंप दिया जाएगा, और आज उन सीएम के साथ साथ इस घरौनी प्रमाण पत्र को देने के लिए उनके साथ साथ कौन कौन आज मौजूद रह सकते हैं? देखिए बात की जाए तो 11 बजे का समय दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, डिप्टी सीएम भी उनके साथ रहेंगे और साथ ही साथ लोक भवन में ये प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे और इनके साथ ग्राम्य विकास मंत्री भी होंगे और पंचायती राज मंत्री भी होंगे। तो कहा जा सकता है कि इससे संबंधित जो भी मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं साथ में मौजूद रहेंगे और तमाम जो अधिकारी हैं वो इनके साथ भी मौजूद रहेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे सियासी संकट के बीच शिवसेना ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज बुलाई है। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज शनिवार को 1 बजे शिवसेना भवन में होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और इस बैठक में शिवसेना में चल रही उथल पुथल पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को ही सीएम उद्धव ठाकरे ने जिला प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक करके शिवसेना के बागी विधायकों पर जमकर निशाना साधा था और इससे पहले सीएम उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि बागी विधायकों के पास 24 घंटे का वक्त है, अगर वो वापस आ जाते हैं तो ठीक है, वरना किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले विधायक 24 के करीब थे, हालांकि अब शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उनके पास शिवसेना के 40 विधायकों समेत 50 विधायकों का समर्थन है। एकनाथ शिंदे की तरफ से साफ कहा गया है कि वो बाला साहब ठाकरे के सच्चे शिव सैनिक हैं और वो उनके विचारों पर रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम ठाकरे पहले कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन से शिवसेना को अलग करें, तब आगे की बात होगी। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिंदे सामने आए, मैं खुद इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। सीएम उद्धव ठाकरे ने जिला प्रमुखों के साथ बैठक में बागियों पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि वो मर जाएंगे लेकिन शिवसेना का साथ नहीं छोड़ेंगे, वो भाग गए हैं। इसके अलावा आदित्य ठाकरे ने कहा, जिन्हें पाला वही लोग धोखा देके गए। सीएम ठाकरे ने शिवसेना के कार्यकर्ताओं से कहा कि ऐसा होता रहता है, संगठन को मजबूत करें। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे सियासी संकट के बीच शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज बुलाई गई है और शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज शनिवार को 1 बजे शिवसेना भवन में होगी और इस बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपको बता दें कि जुड़ेंगे। इस बैठक में शिवसेना में चल रही उथल पुथल को लेकर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है और शुक्रवार को सीएम उद्धव ठाकरे ने जिला प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक करके शिवसेना के बागी विधायकों पर जमकर निशाना साधा था।
तो उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, आज सीएम ठाकरे जो हैं, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज एक बैठक होने वाली है जो कि 1 बजे होने वाली है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या क्या बातें जो है इस बैठक में की जाएंगी आज? बिल्कुल निशा जी, देखिए शिवसेना की तरफ से एक बार आखिरी पहल की गई है जिसमें सभी शिवसेना से जुड़े हुए कार्यकर्ता, पदाधिकारी या फिर पार्षद, तमाम जो लोग हैं वह इस सभा में भाग लेंगे। यह सभा करीब 1 बजे है और शिवसेना भवन में की जाएगी। हालांकि कल जिला अध्यक्षों, जिला प्रमुखों की जो है सभा की गई थी, जिसमें आदित्य ठाकरे ने रूबरू होकर सभी शिवसैनिकों को संबोधित किया था और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुड वर्चुअल मीटिंग करके इनको समझाया था कि किस तरह की क्या स्थिति महाराष्ट्र में चल रही थी और शिवसैनिकों की भूमिका क्या होगी। जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उनके पास तमाम विधायकों के अलावा अब पार्षदों का भी आना जाना शुरू हो गया है, सांसद भी चले गए हैं। ऐसे में उनका दावा यह है कि 40 से ज्यादा विधायक उनके पास है, जिसमें 40 विधायक सिर्फ शिवसेना के हैं, बल्कि 10 विधायक जो अन्य के, यानी कि उनके पास आंकड़ा जो है 50 का, इस तरह का दावा है। लेकिन शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि जो आंकड़ा एकनाथ शिंदे दे रहे हैं, उन आंकड़ों में से 20 विधायक ऐसे हैं जो शिवसेना के पाले में वापस आ सकते हैं। और जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने कहा है कि तमाम पार्षद उनसे संपर्क में है और पार्षद भी उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उसको लेकर शिवसेना अपना जो है संगठन बचाने की पूरी कोशिश कर रही है कि कम से कम संगठन बचाया जाए, सरकार बचे या न बचे। लेकिन कल जिस तरह से अचानक शरद पवार जी की जो है इसमें एंट्री हुई है, उस एंट्री के बाद से ही लगातार देखा जा रहा है कि शिवसेना आक्रामक हो गई है और शिवसेना ने तमाम उन बागी विधायकों को करारा जवाब दिया है और जमकर निशाना बनाया है। खासकर आज का दिन बेहद प्रमुख होगा, क्योंकि जिस तरह से कल पूरे दिन पवार की जो है पावर चली है, आज माना जा रहा है कि पवार और सीएम की पावर पूरे दिन चलने वाली है। ऐसे में शिवसेना को तोड़ने वाली जो राह है एकनाथ शिंदे की, वह आसान नहीं होगी, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र की सियासत में हर पल बदलाव हो रहा है और यह बदलाव कहीं न कहीं शिवसेना के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सत्यप्रकाश, अगर बात की जाए बागी विधायकों की, तो आपको बता दें कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि बागी विधायकों को बोला जा रहा है कि आप वापस आ जाए, 24 घंटे का उनको अल्टीमेटम भी सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा दिया गया है कि आप वापस आ जाए। लेकिन एक तरफ ऐसे विजुअल, ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिल रही है जहां पर एकनाथ शिंदे की तस्वीरों को कालिक पोत दिया जाता है और उनके साथ जो तमाम विधायक है उनकी तस्वीरों को कालिक पोत दिया जाता है, उनके कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। एक बार ये पूरा गणित समझाइए। एक तरफ तो उन्हें कहा जा रहा है कि आप वापस आइए, दूसरी तरफ उनकी तस्वीरों में इस तरीके से कालिक पोत दिया जा रहा है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। क्या है ये पूरा गणित, एक बार इसे समझाइए। बिल्कुल निशा जी, देखिए कल संजय राउत ने एक बयान दिया था कि अब जो है बातचीत करने का वक्त चला गया। अब लड़ाई सड़क की हो तो भी वह जीतेंगे, विधान भवन की हो तो भी वह जीतेंगे, और लड़ाई कैसी भी हो उनकी जीत सुनिश्चित है, वो जीतने के तैयार है, बिना लड़े वो हारेंगे नहीं। उसके बाद से ये अटकलें लगाई गई कि एकनाथ शिंदे मुंबई आ सकते हैं, क्योंकि विधानसभा स्पीकर से उनकी मुलाकात होनी है और इस मुलाकात के दौरान जिन 16 विधायकों के निलंबन की प्रक्रिया शुरू की गई है, उसमें उनको शामिल होना बेहद जरूरी है। इसको लेकर अटकलें लगाई गई कि एकनाथ शिंदे मुंबई आ रहे हैं। कई टीवी चैनलों ने इसका ब्रेकिंग भी चलाया, लेकिन एकनाथ शिंदे मुंबई नहीं आ रहे थे, बल्कि एक देवी स्थान पे वह गए थे दर्शन करने, उसके बाद वापस आ गए। लेकिन इस बीच जैसे ही लोगों को यह पता लगा कि एकनाथ शिंदे मुंबई आ रहे हैं, उनका विरोध शुरू किया गया। हालांकि यह विरोध संजय राउत के बयान के बाद से ही शुरू किया गया, क्योंकि संजय राउत ने जब शरद पवार जी से मुलाकात की भी, उसके बाद तुरंत उनके सुर बदल गए। उसके बाद से ही लगातार मुंबई, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में उनका विरोध प्रदर्शन किया गया। खासकर गुवाहाटी में भी विरोध प्रदर्शन किया गया, उनकी तस्वीरों पर कालिक पोती गई। इसके बाद एकनाथ शिंदे की तस्वीरों को जो है तोड़फोड़ की गई, उनके दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई, कुर्ला के इलाके में। तो इस तरह की जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिलहाल संजय राउत का जो बयान था कि अब वह सड़क पर उतरेंगे और सड़क पे उतरने का जवाब भी देंगे, तो शायद यही वजह हो सकती है। दूसरी तरफ जिस तरह से बातों का सिलसिला जो दौर था, शिवसेना की तरफ से कहा गया कि हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अब वो वक्त खत्म हो गया है। एक बार फिर से सीएम उद्धव ठाकरे ने कल अपनी सभा में कहा कि एक बार फिर से 24 घंटे का वक्त देते हैं, अगर कोई आना चाहता है तो आकर बातचीत कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी।
लेकिन संजय राउत ये कहते हैं कि अब बातचीत का दौर खत्म हो गया, इसलिए सिसोदिया के रास्ते में उतर गए। तो तमाम चीजें हैं जो एक के बाद एक घट रही है। खासकर सियासी हलचल में जो समीकरण है वो बार बार बदल रहा है, और खासकर देखा जा रहा है कि जिस तरह से शरद पवार की एंट्री इस घमासान में हुई है, उसके बाद से महाराष्ट्र की सियासत में और बदलाव देखा जा रहा है। सत्य प्रकाश, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अभी महाराष्ट्र में सियासी संकट जो पैदा हुआ है, इसमें बराबर के हिस्सेदार सीएम उद्धव ठाकरे भी हैं? क्योंकि जिस तरीके से जब सीएम उद्धव ठाकरे को विधायकों से मिलना था तब वो विधायकों से नहीं मिले, जब उन्हें विधायकों को एक सही नेतृत्व देना था तब उन्होंने विधायकों को सही नेतृत्व दिया और अपने स्वास्थ्य का हवाला दे दिया। तो क्या लग रहा है कि जितना एकनाथ शिंदे इसके लिए जिम्मेदार है, उतना ही क्या सीएम उद्धव ठाकरे भी इसके लिए जिम्मेदार है, इस सियासी संकट के लिए? जी बिल्कुल निशा जी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो आरोप है वो निराधार नहीं है, क्योंकि ऐसे ही आरोप एकनाथ शिंदे के अलावा तमाम बागी विधायकों ने लगाया है। कई बागी विधायकों का लिखित शिकायत है कि जब हमने आपसे वक्त मांगा तब आपने हमें वक्त नहीं दिया, हमने जब आपसे समस्याओं के बारे में चर्चा करने की कोशिश की तब आपने बीमारी का हवाला दे दिया। यह बात खुद शरद पवार ने भी एक अपने बयान में कहा था कि वह सीएम उद्धव ठाकरे से मिलना चाहते थे, लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे ने उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया। तो ये बात तो तय है कि इसमें हिस्सेदार जो है कहीं न कहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी है, और उनकी यह दिनचर्या जो है कहीं न कहीं लोगों को भाई नहीं, क्योंकि विपक्ष भी लगातार यह कहता रहा सीएम कोरोना काल के दौरान 2 वर्ष तक अपने चैम्बर में ही रहे, अपने घर में ही रहे, बाहर निकले नहीं। जनता से जो रूबरू होना हुआ तो चाहे वो फेसबुक के जरिए हो गए या फिर इंस्टाग्राम अन्य सोशल मीडिया के जरिए, वे रूबरू नहीं हुए। अब सीएम को जो जब दबाव बनाया गया, सीएम की कुर्सी जाने वाली है, तो सीएम लोगों को सभा कर रहा है, मीटिंग कर रहा है। शायद यह सभा मीटिंग पहले करते तो यह नौबत नहीं आती कि सीएम की कुर्सी जाती और उन्हें संगठन तक बचाने की नौबत आ जाती। सत्य प्रकाश, इस पूरे मामले में अगर बीजेपी को देखा जाए तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, बीजेपी के दिमाग में अगर देखा जाए, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी पूरी तरीके से उसने चुप्पी साध रखी है इस पूरे मामले में। बिल्कुल निशा जी, ये बिल्कुल सही है कि इस पूरे प्रकरण में बीजेपी का सबसे बड़ा हाथ है, और बीजेपी ने ही कई विधायकों को मुंबई से गुवाहाटी भेजा है, सूरत भेजा है। कल हमारी एक विधायक से बातचीत हो रही थी, इस दौरान उस विधायक ने कहा कि हमारी स्थिति जो है इस समय वेट एंड वॉच की है, हम किसी मीडिया कर्मी से बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर से दबाव बनाया गया है। लेकिन उसी विधायक ने यह कहा कि हमारी पूरी तैयारी है, हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है, और यह भी बताया कि आने वाले 10 जुलाई तक बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में होगी, ऐसी हमारी तैयारी है। लेकिन जिस तरह से शरद पवार की एंट्री हुई है, शरद पवार लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार में बने शिवसेना को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसमें भी बीजेपी बेहद नाराज है। बीजेपी का कहना है कि शरद पवार नहीं होते तो समीकरण कुछ और होता, लेकिन शरद पवार की एंट्री से बीजेपी का समीकरण पूरी तरह से खराब होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है, उन्होंने अपने तमाम नेताओं को किसी भी चैनल या मीडिया सोशल मीडिया पर कोई भी बात लिखने या बोलने से सीधे तौर पर मनाई है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में बीजेपी की स्थिति बेहद मजबूत है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का खुले तौर पर यह कहना है कि उनके साथ एक महाशक्ति काम कर रही है, वह शक्ति कोई और नहीं बल्कि बीजेपी ही है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा के दूसरे बजट सत्र के पहले दिन ही शुक्रवार को कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर दिया गया स्थगन प्रस्ताव नामंजूर होने और स्पीकर द्वारा सदन में इस मुद्दे पर बहस कराने से इनकार किए जाने का विरोध करते हुए जोरदार हंगामा किया है। इसमें अकाली दल और भाजपा के सदस्यों ने भी कांग्रेस का साथ दिया है और सभी विपक्षी दल, आपको बता दें, विपक्षी सदस्य वेल में पहुंचकर काफी समय तक नारेबाजी करते रहे। इसके बाद कांग्रेस और भाजपा के सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए और जबकि अकाली दल के सदस्य अपनी सीट पर बैठ गए। उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लिया और दोपहर को सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी स्थगन प्रस्ताव नामंजूर किए जाने पर ऐतराज जताते हुए सदन में बहस कराने की मांग की। बाजवा ने स्पीकर से कहा कि कानून व्यवस्था पर कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव को ये कहते हुए नामंजूर कर दिया गया कि ये मामला अदालत में विचाराधीन है। बाजवा ने कहा कि प्रदेश में आए दिन लूट, डकैती और कत्ल की वारदात हो रही है
और सरकार लगातार बढ़ती वारदातों को रोक पाने में नाकाम हो रही है। विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की थी, लेकिन उसे भी नहीं माना गया। इसलिए कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन में बहस होनी चाहिए। उन्होंने स्पीकर से बहस के लिए समय देने की मांग की, जिस पर स्पीकर ने उन्हें राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान अपनी बात रखने को कहा। इसके बाद भाजपा समेत कांग्रेस के सदस्य वेल में आ गए और बहस कराने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। तब अन्य विपक्षी सदस्य भाजपा, अकाली दल और बसपा के नेताओं ने भी कांग्रेस के साथ वेल में पहुंच गए और नारेबाजी में शामिल हो गए। अपनी बात न सुने जाने पर कांग्रेस और भाजपा के सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। तब अन्य दलों के सदस्य अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए। ਇਨਫੈਕਟ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੱਤਾ ਪਕਸ਼ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਬਜਾਏ ਕਿ ਡਾਟਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ NCRB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ NCRB ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਰਡਰ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ NAS ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ, 92 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼, ਬਟ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਊਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਘਬਰਾਹਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੇਖੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਪਿਲਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੌਸਲਾ ਫੜਦੇ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋ ਮੋਟੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਤੇ ਸਭ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਾਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਚਾਰਜ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਦੇਖੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਰਿਟਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਓ। CM ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਨ ਦੀ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ। ਦੇਰ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਆ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਈਵਨ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਜਟ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਲਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਡਬਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਡਬਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਲਸ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ।
विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन था। पहली सिटिंग में अगर हम कहें कि जहां पर श्रद्धांजलि दी गई, तो दूसरी सिटिंग में पंजाब के कई अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई। पंजाब में विपक्ष की तरफ से बार बार अगर हम कहें कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सवाल खड़े किए गए, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग और डिस्कशन की मांग की गई थी, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। लगातार ही लोग अगर हम कहें कि आज काफ़ी ज़्यादा बयानबाजियाँ हुई, जहाँ पर एक तरफ सरकार बार बार ये कहती रही, इसी तौर पर आम आदमी की जितने भी इंसिडेंट्स हैं, जितने भी अगर हम कहें कल्प्रिट्स हैं, मास्टरमाइंड्स हैं, गैंगस्टर हैं, सब पिछली सरकार के द्वारा खड़े किए गए हैं। पर वहीं विपक्ष ये कहता हुआ नजर आया कि अगर पुराने टाइम में थे, हमारे टाइम में थे, पर अब तो आपकी सरकार है, अब इन सब का हल करना अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार आपकी है। सरकार ने मैंडेट आपको दे दिया है, जनता ने मैंडेट आपको दे दिया है और अब सरकार आपकी है। तो अब देखना होगा कि इसके ऊपर क्या रहेगा। सिटिंग पहले दिन की अगर हम कहें कि शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो चुकी है। एक लंबी सिटिंग रही है, अगर हम कहें कि सुबह लगभग 11 बजे शुरू हो गया, हम कहें कि अब करीब 7:30 बजे तक आज हम कहें कि आज पहला सेशन चला है, जो कि एक लंबा सेशन है। और एक बात आम आदमी पार्टी शुरू से कही गई है कि सेशंस लंबे होंगे, पर इन सेशंस का मतलब होगा इस तरह के नॉर्मल तरीके। अगर हम पिछले सेशंस की बात करें तो जिस दिन जहां पे ऑब्चुरीज होती हैं या फिर श्रद्धांजलि होती है, 5 मिनट का सेशन होकर खत्म कर दिया था। पर आम आदमी पार्टी ने पहला ऐसा सेशन रखा जिस दिन श्रद्धांजलियां भी और उसके बावजूद भी एक पूरा दिन का लंबा सेशन चला है। तो आज का सेशन खत्म हो गया। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में पंजाब के बजट को लेकर क्या बड़े खुलासे होते हैं। पर जाते आते एक बात जरूर आम आदमी पार्टी की, जल्दी एक व्हाइट पेपर लाया जाएगा जिसमें पंजाब के जितने भी पुराने अगर हम कहें पार्टीज के द्वारा खर्चे किए गए उनका कच्चा चिट्टा होगा। तो देखना होगा क्या कोई बड़े खुलासे होते हैं उस वक्त या नहीं। कैमरा अलजिंदर के साथ अमित कुमार, ANB न्यूज़। तो आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा के दूसरे बजट सत्र के पहले ही दिन शुक्रवार को कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर दिया गया स्थगन प्रस्ताव नामंजूर होने और स्पीकर द्वारा सदन में इस मुद्दे पर बहस कराने से इनकार किए जाने का विरोध करते हुए जोरदार हंगामा किया। इसमें अकाली दल और भाजपा के सदस्यों ने भी कांग्रेस का साथ दिया। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से कल कांग्रेस द्वारा जो है कानून व्यवस्था पर स्थगन प्रस्ताव नामंजूर होने पर जोरदार हंगामा किया गया, तो इस जोरदार हंगामे में कौन कौन पार्टियां कांग्रेस के साथ शामिल थी, एक बार पूरा अपडेट हमारे दर्शकों को दीजिए। अगर कल की बात करें, कल के सेशन में कांग्रेस की तरफ से पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर डिस्कशन की बात की, तो आज में उनके तरफ से कहा गया था कि पंजाब की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको लेकर डिस्कशन करने की मांग की जा रही थी विधानसभा। इसमें उनके साथ सभी विपक्षी दल शामिल थे, चाहे हम बात कर लें कि बीजेपी की बात कर लें या फिर अकाली दल की बात करें, सबने मिलकर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर डिस्कशन की मांग की थी, पर उसको सब जुडिस मैटर डिक्लेयर करके उसके ऊपर डिस्कशन नहीं की गई। तो इसके ऊपर ये तौर पे विपक्ष या फिर उनके लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप बाजवा ने यह सवाल खड़ा किया कि एक मैटर हो सकता है सब जुडिस, 2 मैटर हो सकते हैं, पर पूरे पंजाब के ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सब जुडिस हो जाए, ये कहीं ना कहीं गलत है। तो उसकी तरफ से ये बात भी कही गई कि खुद मुख्यमंत्री भगवत मान ने भी ये चीज मानी है, सदन के अंदर मानी है कि उनको भी धमकी आ रही है। तो जब एक स्टेट के हेड को, खुद एक मुख्यमंत्री भगवत मान को अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में रिस्क है, अगर सीधा उनको धमकी आ रही है, तो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर एक अहम मुद्दा बनता है। तो इस चीज को लेकर लगातार डिमांड की जा रही थी कि डिस्कशन हो, पर विपक्ष ने इसको अगर सीधे तौर पर हम कहेंगे सरकार ने इस चीज के ऊपर डिस्कशन करने से अभी तक एटलीस्ट मना कर दिया है, क्योंकि सब्सिडी मैटर कहा गया, पर इसको पोस्टपोन भी किया गया। शायद इसके ऊपर आने वाले दिनों में डिस्कशन हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कहें कि सिटिंग इस बार थोड़ी इंक्रीज की गई, इस बार का जो सेशन है 24 से शुरू होकर 30 तारीख तक है, और सैटरडे को भी अगर हम आमतौर पर जहाँ सैटरडे को छुट्टी होती है, तो आज सैटरडे को भी एक सिटिंग बुलाई गई है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये चीज जरूर दिखाती हुई नजर आ रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा सिटिंग और ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन चाहते हैं। पर वहीं विपक्ष की तरफ से कहा गया कि जहां पहले आम आदमी पार्टी जब विपक्ष में थी तब मांग की जा रही थी, पर अभी सिर्फ 6 दिन की मांग की 6 दिन का ही सेशन रखा गया। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से बात ये कही जा रही है कि आप जब विपक्ष में तब आप लंबे सेशन की मांग करते हैं, और अब जब आपकी सरकार आ गई है तब आप खुद छोटे छोटे सेशन रख रहे हैं। पर सेशन छोटे कहने के लिए हो गए हैं, पर हम देखें कि सिटिंग्स लगातार बढ़ाई गई हैं, एक दिन में 2 सिटिंग्स है। इसका भी विपक्ष ने कहीं ना विरोध किया। उनका कहना है कि सिटिंग अब भले ही ज्यादा सिटिंग 2 ना करके सिंगल सिटिंग करें, उसको ही लंबा रखें, क्योंकि जब कोई चीज प्रेजेंट होगी, चाहे बजट होगा या कुछ भी प्रेजेंट होगा, तो उसके ऊपर डिस्कशन करने पर्याप्त टाइम नहीं मिलेगा। कि डबल सिटिंग रखकर कहीं ना कहीं जो डिस्कशन का टाइम पीरियड है, जो तैयारी का टाइम पीरियड होगा, उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। तो इसलिए उनकी तरफ से डिमांड की गई थी कि
डेट बढ़ा दी जाए, सिटिंग सिंगल रखी जाए। ये कहीं ना कहीं विपक्ष बोलता हुआ नजर आया। कल का दिन अगर हम कहें कि एक मुद्दा जहां अगर सिद्धांतों की बात पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, पर कहीं अमित, जिस तरीके से लगातार विपक्ष ये कहता रहा कि कल हंगामा उसके द्वारा किया गया और लगातार उनके द्वारा ये कहा गया कि कानून व्यवस्था पर जो है बहस होनी चाहिए, लेकिन क्या कारण रहे, किन चीजों का हवाला दिया गया कि इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं हुई? आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ये क्वेश्चन में ये मुद्दा लाया गया कि पंजाब की लॉ एंड सिचुएशन के ऊपर डिस्कशन हो, तो एक मैटर है, ये लिखा गया है, जवाब दिया गया कि सब जुडिस मैटर है। उन्होंने बोला कि जो है कोर्ट में है, तो सीधे तौर पे पूरे मुद्दे को ही सब जुडिस बताकर उसके ऊपर डिस्कशन नहीं की गई है। तो वहीं पर विपक्ष ने इस पर सरकार को घेरा कि एक या दो इंसिडेंट सब जुडिस हो सकते हैं, पंजाब के सभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। तो चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को जहां जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में तिरंगा यात्रा का आगाज करेंगे, तो वहीं इस दौरान वे अपने समर्थकों के बीच बड़ी घोषणा भी करेंगे। ऐसे में देखा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिमाचल में आम आदमी पार्टी का रास्ता साफ करने के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, जिसका फायदा उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। इस दौरान ढालपुर में वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने बताया कि तिरंगा यात्रा के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तैयारियां जो है शुरू कर दी हैं और इस यात्रा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। सुरजीत ठाकुर ने बताया कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी के द्वारा स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाया गया है। ऐसे में शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर शिक्षा मंत्री के जिले में ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा आवाज जो है उठाई जाएगी। तो आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार यानी आज जहां कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में तिरंगा यात्रा का आगाज करेंगे, तो वहीं इस दौरान वे अपने समर्थकों के बीच बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिमाचल में आम आदमी पार्टी का रास्ता साफ करने के लिए कोई बड़ी घोषणा यहाँ पर कर सकते हैं, जिसका फायदा उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। इस दौरान ढालपुर में वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने बताया कि तिरंगा यात्रा के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तैयारियां जो है शुरू कर दी हैं और इस यात्रा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सुरजीत ठाकुर ने बताया कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी के द्वारा स्वास्थ्य व शिक्षा को जो है मुद्दा बनाया गया है। ऐसे में शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर शिक्षा मंत्री के जिले में ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है ये आवाज जो है उठाएंगे। तो आपको तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। टीना जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है आज तिरंगा यात्रा करने वाले हैं और इस बीच बड़ी घोषणाएं भी उनके द्वारा की जा सकती है, तो क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, जो पंजाब विधानसभा में जो जीत है, बाकीदार जीत, उसके बाद जो आम आदमी पार्टी का जो पूरा फोकस है हिमाचल विधानसभा के 2022 के चुनाव पे उनकी है और इसी को लेके जो है राष्ट्रीय संयोजक है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, वो चौथी दफा अभी हिमाचल पहुंचेंगे। इससे पहले धर्मशाला, मंडी और हमीरपुर में वो तरह के जो तिरंगा यात्रा है वो जो है 300 मीटर की तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और में कुल्लू को जुड़ना गया है या कुल्लू को यानी कि वहाँ पे जो है जो अभी कुल्लू से कुल्लू जिले समझते हैं क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य दो अहम मुद्दों पर रखा है। मानना है, कहना है कि जब हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, वर्षा में हिमाचल बहुत माना जाता है, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का जो स्तर है, जो शिक्षा का जो मूलभूत जो सुविधा है वो बच्चों को नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल आज जो है शिक्षा मंत्री के गढ़ से उन्हीं को चुनौती देंगे और वहीं से जो है प्रदेश की सरकार को जो वो स्वास्थ्य और शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेंगे। टीना जी, जिस तरीके से आज तिरंगा यात्रा में अरविंद केजरीवाल शामिल होने वाले हैं, तो उनके साथ कौन कौन इस यात्रा में शामिल हो सकता है और कितने बजे इस यात्रा का आगाज किया जा सकता है? देखिए, जो तिरंगा यात्रा है इनकी, उसमें जो अरविंद केजरीवाल है, उनके अलावा जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान वो शामिल होंगे। उसके अलावा जो
हिमाचल से जो कुछ बड़े नाम हैं इनके साथ जिन्हें भी प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर है, पंकज शर्मा है जो इनके प्रवक्ता है, और उसके अलावा गौरव है। बहुत सारे जो ऐसे जो आम आदमी पार्टी में जो बड़े चेहरे भाजपा या कांग्रेस को छोड़ के शामिल हुए हैं, या जो प्रबुद्ध है जैसे कि पंकज मीडिया से संबंध रखते हैं और काफी अच्छे दिग्गज उनको माना जाता है। तो ऐसे में जो है जो आम आदमी पार्टी है वो आज जो है 300 मीटर की जो ये तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। करीबन 11 बजे के बाद का इसको टाइम दिया गया है। हालांकि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल कितने बजे कुल्लू पहुंचते हैं देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा जो बताएं कि जो प्रदेश की जो सरकार है उनको जो मेन मुद्दे हैं इनके जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन्हीं मुद्दों पर जो आज की जो तिरंगा यात्रा वो फोकस रहने वाली है। और इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष है सुरजीत सिंह ठाकुर, उन्होंने एक बड़ी बात कही कि अरविंद केजरीवाल अभी 3 बार हिमाचल आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात या ऐसा कोई ऐलान नहीं किया जिसकी उम्मीद यहाँ की जनता कर रही थी, यहाँ के लोग कर रहे थे और पार्टी कर रही थी। तो ऐसे में जो आज उम्मीद की जा रही है कि जो अरविंद केजरीवाल कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। हालांकि जहाँ की जनता का कहना है कि जो मुफ्त बिजली की जो वो घोषणा करते हैं उसमें जो है प्रदेश की सरकार ने पहले ही जो है 124 यूनिट जो है फ्री बिजली देने का ऐलान यहाँ की सरकार ने कर दिया है, और वो अधिसूचना उसकी पिछले दिनों लागू भी हो चुकी है और उससे जो है 11 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होने वाला है। तो ऐसे में देखना है कि आज जो है अरविंद केजरीवाल कौन सी ऐसी बड़ी घोषणा करेंगे जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी का दारोमदार रहेगा, जिसको फोकस रख के वो हिमाचल विधानसभा के चुनावों में तीसरा विकल्प बनने की कोशिश करेगी। जी टीना जी, क्या अंदाजा यहाँ पर आम आदमी पार्टी द्वारा लगाया जा रहा है कि कितनी भीड़ आज इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो सकती है? देखिए, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों की जो इनकी यात्रा रही है काफी अच्छी इन्होंने भीड़ जुटाने में कामयाबी हासिल की है। ऐसे में जो कुल्लू है, कुल्लू का जो ढालपुर मैदान है काफी बड़ा है जहां पर आज ये तिरंगा यात्रा पहुंचेगी इनकी। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं ने पिछले काफी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है पूरे प्रदेश से वहां पे जुट चुके थे और काफी बड़े स्तर पर इन्होंने तैयारियां शुरू कर दी थी। तो सुरजीत सिंह ठाकुर का कहना है कि आज भी कुल्लू के जो ढालपुर मैदान है वहाँ पे हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के वो जुटेंगे, और जो कांग्रेस है और भाजपा है दोनों से जो त्रस्त लोग हैं वे वहां आएंगे और अरविंद केजरीवाल को सुनेंगे। और जो तीसरा विकल्प है अरविंद केजरीवाल जो हिमाचल की जनता को देने जा रहे हैं उसके ऊपर पूरा जो फोकस आज रहने वाला है कि क्या अरविंद केजरीवाल किस चीज को मद्देनजर रखते हुए हिमाचल विधानसभा के चुनावों में अपनी एंट्री करेंगे और क्या वो बड़ा ऐलान हिमाचल की जनता के लिए कर सकते हैं। क्योंकि हिमाचल की जो जनता है वो पहले ही यहाँ पे उनको टारगेट किया जा रहा था कि फ्री का यहाँ पे नहीं चलता है, फ्री में नहीं है। हालांकि जो प्रदेश सरकार है उन्होंने पहले ही अरविंद केजरीवाल की रैलियों को ध्यान में रखते हुए या उनके आगमन को ध्यान में रखते हुए पहले ही 124 यूनिट जो बिजली है वो फ्री करने का ऐलान कर दिया था। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिल माफ कर दिए गए हैं। तो ऐसे में आज ये देखना है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो ऐसी कौन सी बड़ी घोषणा करेंगे जिससे जो उनको जो जनता है हिमाचल की उसका ध्यान अपनी तरफ पूरी तरह आकर्षित कर। टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए, सीएम की बात की जाए या डिप्टी सीएम की बात की जाए, तो लगातार ये लोग जो हैं हिमाचल पर नजर बनाए हुए हैं। आपने देखा होगा कि कितनी बार तो डिप्टी सीएम ही हिमाचल के दौरे पर आ चुके हैं और कितनी बार सीएम खुद हिमाचल के दौरे पर आ चुके हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी बार दौरों के बाद भी क्या जो हिमाचल की जनता, इनका रुझान, इनका समर्थन क्या आम आदमी पार्टी की ओर जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, जब पंजाब में जो बड़ी जीत मिली थी उसके बाद यहाँ पे लोगों का रुझान काफी हद तक आम आदमी पार्टी की तरफ गया था और काफी आपको बताएं कि 3 दिनों के अंदर अंदर ही 15,000 लोग एकदम से आम आदमी पार्टी से जुड़ गए थे। कांग्रेस के जो नेता है बड़े वो संपर्क में आ गए थे, वो वहां से कुछ नेता टूटकर आम आदमी पार्टी में गए भी। भाजपा के लोगों को इन्होंने सेंध लगाई और अपने पार्टी में शामिल किया। तो उसके बाद जो है पंजाब में जिस तरह की परिस्थितियां हुई, धर्मशाला में खालिस्तान के झंडे लगाए, उसके बाद हल्का सा जो जोश है आम आदमी पार्टी के लिए वो कम देखा गया। जनता जो है उसका रुझान उदासीन हो गया है आम आदमी पार्टी की तरफ। अब आज यही है कि अब अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और वो क्या बड़ी जो घोषणा है या बड़ी बातें हैं हिमाचल की जनता से साझा करेंगे जिसके बल पर हिमाचल की जनता अपने आप को उनके साथ जुड़ा महसूस करे। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल है या आम आदमी पार्टी है हिमाचल में पहले ही आए दिन जो हिमाचल सरकार है उस पर शिक्षा व्यवस्था पे लगातार घेर रही है। और जो स्वास्थ्य जैसे मुद्दे हैं अहम, उनका मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 अहम मुद्दे हैं। बेरोजगारी युवाओं के सामने एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में ये जो 3-4 मुद्दे हैं इनको ही ध्यान में रखिए अभी तक जो आम आदमी पार्टी जो हिमाचल में भी है वो लगातार सरकार को घेर रही है, घेरने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे में आज अरविंद केजरीवाल पे सिर्फ जनता की नजर नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारियों की नजर भी है कि वो आज ऐसी क्या बड़ी बात कहने वाले हैं कि जिससे जो यहाँ पर हिमाचल की जनता
आम आदमी पार्टी के साथ खुद को जोड़े और उनको जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में समर्थन दे। टीना जी, जिस तरीके से कुल्लू में आज ये लोग तिरंगा यात्रा करने वाले हैं, तो क्या इसके अलावा भी इनके कोई और अलग दौरे अभी से जो है तय कर लिए गए हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो टारगेट है अरविंद केजरीवाल है जो वो टारगेट करके चल रहे हैं। जैसे जो पहले जो इन्होंने शुरुआत की थी अपनी हिमाचल में विधानसभा चुनाव का ऐलान की शुरुआत की थी वो मंडी से की थी। मुख्यमंत्री जयराम की गढ़ से उन्हीं को चुनौती दी थी और उसके बाद जो लगातार है आप देखेंगे धर्मशाला में इन्होंने किया, क्योंकि धर्मशाला दूसरी राजधानी हिमाचल की है, शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। फिर हमीरपुर आए, उसके बाद जो आज है कुल्लू, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था पे लगातार सरकार को दे रहे हैं और जो कुल्लू है वो जो शिक्षा मंत्री है उनका जिला है और उन्हीं के जिले में जाकर उन्हीं को चुनौती देंगे। इसके बाद जो है अब वो अलग अलग जो मंत्री हैं, जैसे नूरपुर में राकेश पठानिया है या फिर विक्रम ठाकुर जसवा प्रागपुर से हैं, जो यहाँ पे मंत्री हैं उन्हीं की गढ़ में इनकी सेंधमारी की तैयारी है और उन्हीं की गढ़ में जाके उन्हीं को चुनौती देने का ये जो प्लान है ये आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है। और इसके बाद भी आप देखेंगे कि लगातार अगले महीनों में या इसी महीने के एंड तक और भी आप दौरे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के हिमाचल में इन्होंने प्लान किया और आप देखेंगे कि ये लगातार हिमाचल सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज यानी 25 जून को बीजेपी उत्तराखंड में काला दिवस जो है मनाएगी। आपको बता दें कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में आज ही के दिन आपातकाल की घोषणा आपातकाल जो है लगाया गया था। उसी संदर्भ में भाजपा पूरे प्रदेश में आज काला दिवस मनाएगी। वहीं राजधानी देहरादून में काला दिवस मनाए जाने से संबंधित कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, धर्मपुर विधायक विनोद चमोली एवं धर्मपुर विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। राजधानी देहरादून में कारगी चौक पर यह प्रोग्राम जो है रखा गया है। तो आपको बता दें कि आज 25 जून को जो है बीजेपी उत्तराखंड में काला दिवस मनाएगी और इसी के साथ स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में आज ही के दिन जो है आपातकाल लगाया गया था और उसी संदर्भ में आपको बता दें भाजपा पूरे प्रदेश में आज जो है काला दिवस मनाएगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्करी, जिस तरीके से आज बीजेपी जो है काला दिवस जो है मनाने वाली है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए निशा, जिस तरह से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 में आपातकाल लगाया था, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज इसको काला दिवस के रूप में मना रही है। और अगर हम बात करें राजधानी देहरादून में क्या इसको लेकर कार्यक्रम होने वाला है, तो कारगी चौक पर कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है। इसमें खुद प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो है मदन कौशिक वो मौजूद रहेंगे, स्थानीय विधायक विनोद चमोली मौजूद रहेंगे और तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो इसमें शामिल होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से आपातकाल के विरोध में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी इसको मनाती आई है। आज इसी कड़ी में प्रदेश के अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम है। ये इसी देहरादून में कारगी चौक पर कार्यक्रम होना है, उसके बाद घंटाघर पर भी कार्यक्रम रखा गया है। अस्करी, जिस तरीके से काला दिवस जो है आज मनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो आज जिस तरीके से आपने कहा कि विभिन्न जगहों पर आज काला दिवस जो है उत्तराखंड में मनाया जाएगा, तो सीएम धामी कहां पर मौजूद रह सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है आज हल्द्वानी में भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। और कई जगहों पर चूंकि तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको साफ साफ तौर से आदेश दिए गए हैं कि आप कार्यक्रम का आयोजन कीजिए और प्रदेश के अलग अलग जगहों पर खासतौर से अगर हम बात करें हल्द्वानी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, इन तमाम जो बड़ी जगह हैं प्रदेश की, इन सभी जगहों पर जो है कार्यक्रम रखा गया है और अलग अलग जो कार्यकर्ता हैं वो उसमें मौजूद रहेंगे। जो जिलों के जिलाध्यक्ष हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको जो है काला दिवस के रूप में मना रही है और एक तरह से ये कटाक्ष के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि जिस तरह से 25 जून 1975 को स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा जो है उनके कहने पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद अली ने आपातकाल लगाया था, तो ये कहीं ना कहीं कटाक्ष के रूप में भी देखा जाता है कि आपातकाल के विरोध में लगातार जो है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी इसको काला दिवस के रूप में मनाती आई है। इसी कड़ी में प्रदेश के अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम होना है। निशा,
अस्कर, जिस तरीके से आज काला दिवस बीजेपी द्वारा मनाया जाने वाला है, तो कितने बजे से ये कार्यक्रम जो है बीजेपी आज मनाने वाली है? कितने बजे, जगह जगह पर कितने बजे से ये कार्यक्रम की जो है शुरुआत हो जाएगी आज? देखिए निशा, अगर हम बात करें इस कार्यक्रम की, तो आज जो है देहरादून में 9:30 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। घंटाघर की अगर हम बात करें देहरादून की, तो 9:30 बजे कार्यक्रम है। और अगर हम बात करें गांधी चौक पर, तो 10 बजे कार्यक्रम है। इसी तरह से प्रदेश के अलग अलग जगहों के अलग अलग जो है वो टाइम सेट किया गया है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर जो है 10 बजे के बाद ही कार्यक्रम शुरू होना है। इसमें प्रदेश के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं या संबंधित जिलों के जो जिलाध्यक्ष हैं, वो उसमें शिरकत करेंगे। 10 बजे के बाद से सुचारू रूप से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और प्रदेश के 13 जिले हैं, 13 जिलों के अंदर जो है ये सारे जिलों में कार्यक्रम होना है। जी अस्करी, जिस तरीके से ये प्रोग्राम्स की बात की जाए, आज प्रोग्राम होंगे जगह जगह पर, ये काला दिवस को लेकर प्रोग्राम होंगे, तो इन प्रोग्रामों में क्या कुछ अहम रहने वाला है? क्या क्या इन प्रोग्रामों में देखने को मिल सकता है? देखिए, ये जो कार्यक्रम है, जिस तरह से इसका टाइटल है आपातकाल को काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो इसमें खास तौर से कहीं न कहीं तमाम जो भाजपा प्रदेश के पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, वो साफ तौर से कांग्रेस की नीतियों के विरोध में आज तमाम नारेबाजी करेंगे और तमाम बयान भी जारी करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से करीब 21 महीनों का ये आपातकाल लगा था, अब 25 जून 1975 की बात से, तो कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में इस तरह से आपातकाल की स्थिति थी, तो तमाम जो लोग थे उनको काफी परेशानियां हुई थी। खासतौर से अगर हम बात करें, जिस तरह से रिकॉर्ड्स में आता है कि जो पहला इसको लेकर के मुखालफत की थी अकाली दल ने की, कब्रस्तर में इसको लेकर के एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था उस समय। तो उसी समय से जो है इसका विरोध चलता आ रहा है, क्योंकि आम लोगों को बहुत परेशानियां हुई थी, उनके अधिकारों का हनन हो गया था, तमाम जो विपक्षी दल है उनके नेता हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। तो ये कहीं ना कहीं ये जो इमरजेंसी लगी थी, इसको लेकर के हमेशा से राजनीतिक दलों में भी विरोध रहा है और तमाम जो आम लोग हैं वो भी इसका विरोध करते हैं, क्योंकि जाहिर है किसी भी देश के लिए आपातकाल की स्थिति बेहतर नहीं होती है। और आज अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस की जो तत्कालीन राष्ट्रपति रही हैं इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, उनके खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं कि ये कदम स्वर्गीय इंदिरा गांधी का बेहद गलत था, ये आम लोगों के अधिकारों के हनन वाला कदम था। इस तरह की तमाम बातें सामने आ सकती हैं, क्योंकि हमेशा से ये कार्यक्रम होते रहे हैं और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी इसको काला दिवस के रूप में मनाती आ रही है। निशा, अस्करी, जिस तरीके से बीजेपी तो यहाँ पर अपना काला दिवस मनाने वाली है, तो कांग्रेस क्या यहाँ पर करने वाली है? क्योंकि कांग्रेस का भी तो कुछ कार्यक्रम रह सकता है। एक तरीके से यहाँ पर निशाना ही साधा जा रहा है काला दिवस मनाकर, क्योंकि आज के दिन ही आपातकाल की घोषणा जो है की गई थी, आपातकाल पूरे देश में लगाया गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का क्या कुछ आज रहने वाला है? देखिए, कांग्रेस जिस तरह से अपना पूर्व में ही कार्यक्रम निर्धारित कर चुकी है, क्योंकि जाहिर है ये चूंकि कदम उनकी बड़ी नेता स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा उठाया गया, तो जाहिर है इसकी मुखालफत कभी भी कांग्रेस नहीं कर सकती। लेकिन कांग्रेस ने अलग रणनीति तय की है। जिस तरह से कांग्रेस लगातार ईडी वाले मुद्दे पर मुख्य नजर आ रही थी, प्रदेश के अलग अलग जगहों पर ईडी के कार्यक्रम में देना भी हुआ था, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने साफ दिशा निर्देश दिए थे कि वो ईडी वाले मुद्दे को छोड़ करके अग्निपथ वाले मुद्दे पर जो है लगातार घेरने का काम करे, प्रदेश सरकार को और युवाओं का नेतृत्व करे। तो जाहिर है कांग्रेस जो है अग्निपथ के मुद्दों पर ही लगातार जो है वो हावी होने वाली है, भारतीय जनता पार्टी पर घेरने का काम करेगी, क्योंकि इस वक्त कोई बड़ा मुद्दा कांग्रेस के पास नहीं है सिवाय अग्निपथ के। ईडी एक मुद्दा था, ईडी से बड़ा मुद्दा चूंकि अग्निपथ बन गया है, तो लगातार अग्निपथ के विरोध में जो है कांग्रेसी मुखर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से जो हाईकमान है कांग्रेस की, उन्होंने साफ साफ तौर से दिशा निर्देश भी दिए थे कि आप ईडी वाले मुद्दे को छोड़ करके अग्निपथ वाले मुद्दों पर जो है सड़कों पर उतरे और तमाम जो युवा है प्रदेश के, देश के, उनका जो है मार्गदर्शन करें। और कहीं ना कहीं इसको एक तरह से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जाहिर है विपक्ष चाहेगा कि सत्ता पक्ष के खिलाफ कोई ऐसा मुद्दा आए जिससे उनके वोट बैंक में बढ़ोतरी हो, और जो आम जो युवा हैं, जो अग्निपथ के विरोध में युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनको वोट बैंक के रूप में कैश किया जा सके। निशा, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।